का लोकतंत्र 7 दशक पुराना है। इस लोकतंत्र ने अपने आप को न केवल स्थापित किया है, अपितु समय के साथ परिपक्वता भी हासिल की है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। 1.43 अरब की आबादी वाले देश में लोकतंत्र की मजबूती इस बात का एहसास है कि भारत कैसे एक विकासशील देश होने के साथ एक विकसित सभ्यता भी है। लेकिन अब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। विपक्ष सवाल खड़ी कर रहा है। आरोप है कि वोट चोरी हुए हैं। विपक्ष के पास इसका कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन ये विद्रोह जहां एक तरफ चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की मंशा भी साफ हो रही है। ऐसे में समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की सीटों में जो वृद्धि हुई है, उसमें कितनी वोट चोरी हुई है। क्या वोट चोरी सिलेक्टिव है? क्या विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उसकी स्वीकार्यता घट रही है? दरअसल इस समय सदन में मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान कई अहम बिलों को पारित किया गया, लेकिन इस बीच विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया है। आरोप है वोट चोरी, सबूतों का अभाव है। इसके बावजूद भी मुद्दा बनाया जा रहा है। जनता के वोट और उनके विश्वास का अपमान किया जा रहा है। बिना तथ्यों के आधार पर देश की चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष के आरोप 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रहने के बाद शुरू हुई है। इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को बीते चुनाव से अधिक मजबूती मिली, लेकिन इसके बाद राज्य सरकारों में हुए विधानसभा चुनाव में जहां जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में 2 राज्यों में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी, तो अन्य 2 जगह कांग्रेस समर्थित सरकार सत्ता में आई। इस दौरान जो एक पार्टी सबसे अधिक कमजोर हुई वो थी कांग्रेस। हालांकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकारें बनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इन राज्यों में भी उम्मीद के विपरीत ही रहा, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। आइए समझते हैं कि कैसे कांग्रेस की नीति कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा पर अपनी रिसर्च जनता के सामने रखी। इस रिसर्च में कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सीट पर एक ही व्यक्ति के नाम को कई बार शामिल किया गया है। इस मामले में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम मांगे, लेकिन राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जब कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने राहुल पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। इस बयान के बाद राजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह कांग्रेस अपने ही उठाए मुद्दे में उलझ कर रह गई। बिहार में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें मिन्ता देवी नाम की एक वोटर का नाम शामिल है, जिनकी उम्र 124 साल बताई गई है। कांग्रेस का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, जब मिन्ता देवी खुद सामने आई और उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 35 साल है, 124 नहीं। इस मुद्दे पर मिन्ता देवी ने प्रियंका गांधी के उनके नाम का टी-शर्ट पहनकर विरोध करने पर आपत्ति जताई। मिन्ता देवी ने कहा, मैं यही कहूँगी कि मेरा टी-शर्ट पहनकर विरोध करने का अधिकार प्रियंका को किसने दिया। कांग्रेस नेता पर सुप्रीम कोर्ट पर उनके 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाने को लेकर किए गए दावों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप इस बात की जानकारी साझा करें। साथ ही कोर्ट ने नेता विपक्ष की देशभक्ति को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि किस तरह विपक्षी नेता भारत को कमजोर करने वाले बयान दे रहे हैं। विपक्ष को भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन जरूरत है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में तब आए जब उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह लोकतंत्र मर रहा है और पिछले 3 वर्षों में जिस तरह चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उससे ये बात तो साफ है कि भारत में जब ऐसे आरोपों पर राजनीति होती है तो किसी ऐसी ही साजिश का हिस्सा लगती है। बहरहाल भारत की चुनावी राजनीति सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बीच भारत के नेताओं को अटल के उन शब्दों को याद करना होगा जिसमें कहा गया था कि ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।